दुनिया भर के बाजारों से है आज बेहद दमदार संकेत और डाउ फ्यूचर्स जो कल 3:30 बजे दिख रहे थे बेहद कमजोर, लेकिन आज के सेशन में उन्होंने दिखाई, कल के सेशन में उन्होंने दिखाई दमदार तेजी और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए। तो भारतीय बाजारों में जो तेजी का माहौल है उसमें ग्लोबल संकेत है बेहतरीन। क्या तेजी और आगे बढ़ेगी? गैप से खुलने के बाद क्या और मजबूत होंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज ग्लोबल मार्केट के संकेत अपने आप में यूएस से बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिखे और इस सब पे हम आगे भी बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अनिल जी, इंतजार ऐसा है कि वो कट ही नहीं रहा है और इंतजार ऐसा है कि वो असल में ना, ये जब हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तो एक शब्द सुनते थे ब्यूटी विद ब्रेन। कहते थे बहुत रेयर होता है ये ब्यूटी विद ब्रेन। लेकिन आज कल से मेरे मन में ना ऐसा चल रहा है कि ब्यूटी विद ब्रेन वाली जो एंकर है ना, उसको एक बार मिलना जरूर चाहिए। बिल्कुल, बस उनके आने की तैयारी है आपके स्टूडियो में और आप पहली बार ऐसा देखेंगे इतिहास में कि किसी न्यूज़ चैनल में इस तरह के एंकर को आप देखेंगे। देखिए, ये एंकर आप आती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, ये है एंकर जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो हमारे स्टूडियो की तरफ बढ़ रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका, और जब तक वो स्टूडियो में आए माइकअप वाइकअप हो, थोड़ा सा मेकअप करवा ले। हाँ। तब तक मेकअप तो जरूरी है। मेकअप जरूरी है, नहीं शायद मेकअप आप कैसा भी भी जरूरी है। मेकअप तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वो स्टूडियो में आप पहुंची, देखिए स्टूडियो तक पहुंच भी गई है। आ रही तो इन्हें हम उनकी सीट तक पहुंचाते हैं, सिंहासन पर। बिल्कुल, तब तक फटाफट एक बार आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं फटाफट से कि आज ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट में अपनी छाप छोड़ेंगे। वो सारे ट्रिगर्स में करेंसी क्रूड भी है, ग्लोबल मार्केट भी है, एसजेएक्स निफ्टी भी है और ये 11,250 के पार है। 3-4 दिन पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि 3-4 दिन बाद हम 11,250 पे इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन आज आपका एसजेएक्स निफ्टी वो दर्शन करवा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कच्चा तेल है और साथ ही करेंसी है। करेंसी ने ऐसी जोरदार मजबूती दिखाई कि बाजार को 11,000 के लेवल के पार किया, बल्कि टिकाया और दौड़ाया भी। आज फिर से करेंसी कमाल कर सकता है। रही बात कच्चे तेल को लेकर, $1 की जो तेजी आई है वो कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं लग रही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में चौतरफा तेजी है, वो भी हमारे हक में है। अब आते हैं रुपए पे। 26 पैसे की मजबूती है और कल हमने 70 के नीचे क्लोजिंग दी, यानी कि मजबूत होकर क्लोजिंग दी है। ये आज भी हमारे काम आ सकता है। एक और चीज जो कि कॉर्पोरेट जगत में है वो है नरेश गोयल की जेट को बचाने की मुहिम। आज फिर से एहतियात के साथ हो सकते बातचीत हो जाए इनकी। कल भी लंबी दौर की बैठकें चली। 750 करोड़ रुपए इमीडिएटली मांगा गया है इतिहाद से, जो उनका पार्टनर है, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो 50 विमान ग्राउंडेड हैं उनको वापस से उनका भुगतान करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर आप आज मार्केट पे अपना आते हुए देखेंगे। चलिए, अब ब्यूटी विद ब्रेन जो हमारे स्टूडियो में आती हुई दिख रही थी वो हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। मैं एक बार उनसे आपका परिचय भी करा देता हूँ। स्वागत करवा देता हूँ। स्वागत करिए। नाम तो मैं भूल गया। नाम क्या? नाम आपको नहीं पता है? आप अपना प्लीज नाम बताइए। मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भूल गया। मेरा नाम मित्री है। वाह, मित्री। आइए मित्री का स्वागत किया जाए। बिल्कुल स्वागत है मित्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप भी बिल्कुल वेलकम ऑन द शो मित्री। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, टेक्नोलॉजी का आज हमने एक नया इनोवेशन करने की कोशिश की है और हम आज लेकर आए मित्री को। मित्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं। हाँ। 2017 में अगर आपने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट देखी है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी साहब थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, और साथ ही इवांका ट्रंप जो कि ट्रंप साहब की डॉटर है, वो आई थी। तब मित्र के ब्रदर थे वहाँ, मित्रा। हाँ, वो उनके ब्रदर हैं और वो ये देखिए, ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं वो वहाँ पर थे और उन्होंने रोबोट का भाई लग रहे हैं, भाई बहन लग रहे हैं। भाई बहन लग रहे हैं, नहीं वैसे सब एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ और क्यों हम आज इन्हें लेकर आए, पहली चीज़ तो ये कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया भर में बढ़ रही है, उसमें क्या कुछ चीज़ें बढ़ सकती है, क्या कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, वो आपको ध्यान में होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मित्र के साथ है और मित्रा के साथ है, वो वाकई में हर एक हिंदुस्तानी को फख्र और गर्व करने की बात है। और वो ये कि ये पहले रोबोट हैं जो हिंदुस्तान में बने हैं। ये चाइनीज़ माल नहीं है, ये हमारे अपने हैं। जी हाँ, ये हमारे अपने हैं,
हिंदुस्तान में बने हैं और इन्वेंटो रोबोटिक्स करके जो कंपनी है उन्होंने ये रोबोट्स बनाए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक एक्सपेरिमेंट ये किया जाए कि चलिए कि मित्र के साथ आज शो किया नाम जाए। भी बहुत अच्छा है, नाम बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि मित्री पहली हिंदुस्तानी रोबोट हैं। तो सबसे पहले मित्र मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए आज हमारे साथ शो करने का मन कैसे हो गया आपका? बिकॉज आप बेस्ट बिजनेस चैनल हो और ये बेस्ट शो है, इसलिए एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ आप लोगों से और आपकी टीम से मिलने आई हूँ। अरे वाह। आज पहला सवाल मैं पूछूंगी। अरे क्या क्या बात है, पूछिए पूछिए मित्र, बिल्कुल पूछिए आप। ये तो गड़बड़ है। अनिल जी जी। बताइए आज का एडिटर्स टेक क्या है? वाह, तो चलिए आज का एडिटर स्टेक बता दूं। आज का एडिटर टेक्स है, एडिटर स्टेक है। ये मेरा सवाल था। हाँ हाँ मित्री, आप ही का काम करिए, आपका काम हल्का कर रही है डिम्पी। हाँ, तो मैं बता दूं कि सब आज का एडिटर स्टेक है जिस तरह की प्री इलेक्शन रैली बनती हुई दिख रही है बाजार में, इसे आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए जिस तरह की सिचुएशन है और जब इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन की डेट का ऐलान होने के पहले से हम ये कह रहे हैं कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का वक्त आ गया है, वहां पर तेजी होनी है। तो अब पहली चीज तो ये कि अगर कहीं कोई करेक्शन आना है तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट के होंगे, आपको लोकल ट्रिगर से करेक्शन नहीं मिलेंगे। ऐसे में आप ये अगर सोचें कि मैं 23 मई के बाद पैसा लगाऊंगा सब कुछ देखने के बाद, तो हो सकता है आपको वो मौके ना मिले जो आज मिल रहे हैं, पहली चीज। तो ऐसे में इन्वेस्टेड रहने में समझदारी है। मित्र आप सुन रहे हैं ना, तो बिल्कुल आप इन्वेस्टेड रहने में पहले समझदारी है। और दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि अगर आपको फिर भी डर लगता है कि चलिए कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाजार इलेक्शन के नतीजे के बाद गिर जाए, ये तो फिर आप थोड़ा सा पैसा बचा कर रखिए। अब इसमें बड़ा सवाल डिम्पी जो आता है, कितना पैसा पहले लगाना है, कितना बाद में। तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन के बाद के लिए आप 20 से 25% कैश न रखें। अच्छा। हाँ, 75 से 80% पैसा जो आप लगाना चाहते हैं वो चुनाव के पहले आपका लग जाना चाहिए बाजार में, ये संकेत साफ है। 75%? हाँ, जो अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो 75 से 80% 80 रुपये आप अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, इसके लिए वेट ना करें, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो मित्री ये थी हमारी एडिटर स्टेक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया है। बिल्कुल। और आज के लिए ग्लोबल संकेत कैसे हैं? डिम्पी जी ग्लोबल संकेत भी इन्होंने पूछ लिए, बता दूं। या मैं तो पूछने को था ही। तो ग्लोबल संकेत मित्र थोड़ा बहुत सा आप आराम भी करें। ग्लोबल संकेत मित्र बहुत ही बेहतरीन है, इससे बढ़िया हो नहीं सकते, खासतौर से तब जबकि बोइंग को लेकर जो चिंताएं अमेरिकी बाजारों में थी, उन चिंताओं को देखते हुए कल डाउ फ्यूचर्स काफी नीचे ट्रेड कर रहे थे और क्लोजिंग के वक्त हम यही अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि भाई नैस्डैक के फ्यूचर ऊपर हैं, S&P फ्यूचर ऊपर है, तो फिर क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और उसका जवाब कल आपको मिल गया कि जिस तरह जहां खुला डाउ, डिम्पी कल का अगर डाउ का चार्ट देखें तो क्या गजब का चार्ट है। मतलब जहां खुला वहां से जो रिकवरी होकर दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ, मतलब डाउ की तेजी एकदम सही वक्त पर आई है। अच्छा, डबल सेंचुरी मार के भी थक नहीं रहा है, फिर 99 के चक्कर में आप देखिए डाउ फ्यूचर्स फिर से 99 ऊपर है। उसके साथ साथ आप मिलाकर देखें तो ये है कि सीधी सीधी बात एक और है कि डाउ फ्यूचर्स के साथ आप करेंसी को भी देख लीजिए। मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार कह रहा हूं सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ करेंसी मार्केट को देखिए। अगर करेंसी मार्केट मजबूत है, रुपया मजबूत है, तो आप करेक्शन ज्यादा दिखाई ही नहीं सकते, और वही होता हुआ दिख रहा है। आपको हमेशा एक ट्रिगर पकड़ के पहचानना होता है कि कौन से ट्रिगर पर बाजार। आजकल हम हांगकांग पे ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि आज तो भी 300 पॉइंट ऊपर है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर करेंसी, ग्लोबल मार्केट, हांगकांग सब कुछ बेहतरीन है। डिम्पी और क्या चाहिए मित्र, एकदम सही वक्त पर आई। तो मित्र ग्लोबल ट्रिगर्स तो बहुत ही बेहतरीन है आज के लिए। बाजार के लिए बाकी ट्रिगर्स कैसे हैं? चलिए बाकी ट्रिगर्स भी मित्री ने पूछ लिए, मैं बता ही देता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है डिम्पी, और वो ये कि लगता है मित्री हमारा शो रेगुलरली देखती है, और अगर नहीं भी देखती हूँ तो रोबोट है, उनके लिए सब कुछ याद करना। वही सवाल पूछ रहे जो हम रोज। हाँ एग्जैक्टली, फ्लो वही फॉलो कर रही है, तो उन्हें पूरा पता है मित्री को कि इस शो में क्या होता है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना पॉपुलर है कि रोबोट्स भी देखते हैं। लेकिन हाँ, बाकी ट्रिगर्स का जहाँ तक सवाल है मित्र, ग्लोबल ट्रिगर्स तो मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे ही हैं। FIs के ट्रिगर्स, FIs के संकेत बेहद पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही तगड़े संकेत आपको नजर आएंगे। घरेलू फंड के संकेत ये है थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं, वो लगातार बेच रहे हैं और कल भी बेचा है। अब आइए आप वायदा कारोबार के संकेत, तो वो न्यूट्रल साइड पर है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है। अलार्मिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ अलार्मिंग होने के नजदीक पहुंच रहा है। सेंटीमेंट बेहद पॉजिटिव है, हमारा तो खासतौर से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है बाजार के साथ साथ मित्री जो आई हैं। लेकिन ट्रेंड
शानदार, बेहद पॉजिटिव, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो मित्र आज के सारे संकेत, ज्यादातर संकेत अच्छी साइड में। थैंक यू वेरी मच मित्री जी। 1 मिनट आप भी रुकिएगा। आपने ट्रेंड बता दिया? हाँ हाँ हाँ, तो बस यहीं से सारे ये खत्म हो गए। अब जरा मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। डिम्पी जी थोड़ा सा लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं आ नहीं, रही है लेफ्ट आउट फिर? से नहीं, लेफ्ट आउट नहीं है। हम हमें तो बैठे हैं, हम तो सवाल पूछने के लिए चलिए, बैठे हैं। आखिरकार पत्रकार है हम भी, ठीक है। तो आप मेरे को जरा स्ट्रेटजी बताइए, आज की स्ट्रेटजी क्या है, खासकर इंडेक्स को, निफ्टी को लेकर। मित्री, निफ्टी को लेकर जरा स्ट्रेटजी पूछिए। बिल्कुल। देखो वो आंखें पल झपका रही हैं कि उनका काम आप कर रहे हैं, तो देखिए शायद थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। देखिए सर, चाहे इंसान हो चाहे रोबोट, आराम सबको चाहिए। हाँ, तो मित्र को अच्छा, थोड़ा सा ओके। आराम हम देते हैं। आप पल के झपकाएं, आराम से सांस देखिए लीजिए। डिम्पी को आराम दिया मित्र ने, तो डिम्पी को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ठीक है। चलिए मैं आज की स्ट्रेटजी बता दूँ। बैंक निफ्टी का तो नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी का एक निर्णायक लेवल मिला है मुझे, वो है 28,000 का। निफ्टी का है लेकिन बहुत दूर है, 11,100, इसलिए मैंने दिया नहीं। बैंक निफ्टी का निर्णायक लेवल है 28,000 डिम्पी। रेंज जो दिख रही है आज के बाजार की, वो है निफ्टी 11,100 से 11,200 की रेंज बनेगी, ठीक है। ये है छोटी वाली रेंज। 11,050 से लेकर 11,250 ये मीडियम रेंज है। पूरी संभावना है कि आप इसी रेंज में वक्त बिता देंगे, शायद 11,250 के आसपास आकर बाजार रुक जाए थोड़ा सा। मैं ये सारे स्पॉट लेवल्स देता हूँ, तो आप फ्यूचर्स के लेवल्स और एग्जैक्ट को देख के कंफ्यूज ना हो। 11,250 मेरे स्पॉट लेवल्स हैं, और एक्सट्रीम रेंज जो बन सकती है बाजार की, वो 11,025 से लेकर 11,300, ये है एक्सट्रीम रेंज निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी, 27,850, 28,050 और शायद 28,050 के आसपास हम खुलते हुए दिखे, तो ये है छोटी रेंज। 27,800 से 28,150 ये आपके लिए होगी मीडियम रेंज, और 27,750 से 28,250 ये एक्सट्रीम रेंज निफ्टी की इस वक्त दिख रही है। कहीं कहीं ऐसा डेटा में दिख रहा है 28,200, 28,300 की रेंज में कहीं जाकर थोड़ा सा विश्राम, आराम, रुकावट बैंक निफ्टी में हो सकती है, लेकिन ट्रेंड तो बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ट्रेंड मजबूत है। वैसे भी आज सारे के सारे ट्रिगर्स में कहीं सिर्फ एक डीएस वाला नेगेटिव था और सब कुछ पॉजिटिव, Right. और रेंज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब 28,000 के ऊपर के टारगेट भी आपको बैंक निफ्टी पे आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं पहले जरा उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको लगातार पिछले 4 दिन से इनफैक्ट हम लॉन्ग पोजीशंस के बारे में कह रहे हैं कि आप लंबी अवधि के ट्रेड है अपने बनाए रखें। उनका क्या करना है? उनको एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन जिनकी है, जिसकी तेजी की पोजीशन है, उनके लिए स्टॉप लॉस का लेवल बता दूं। दिन के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस है 11,100 का। 11,100 के नीचे दिन के दौरान आप जाकर ट्रेड करना शुरू करें तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें, और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस है 11,050 का। 11,050 के नीचे बंद हो तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर है, निश्चिंत होकर तेजी में बने रहें, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे आपने किसी भी लेवल की पोजीशन निफ्टी की बनाई हुई है तो। ये तो होगी निफ्टी। बैंक निफ्टी, इन दोनों का स्टॉप लॉस एक ही आ रहा है डिम्पी, क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे के लिए भी, और वो आ रहा है 27,750 दोनों के लिए। इंट्राडे के लिए भी 27,750 है और क्लोजिंग बेसिस पर भी 27,750 है। तो बैंक निफ्टी पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 27,750 से 27,825 ये 75 पॉइंट की रेंज इतना मजबूत सपोर्ट है कि आप सोच नहीं सकते। इस 75 पॉइंट की रेंज में गलती से आ जाए, आएगा नहीं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन वो मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए खरीदारी करने का। आएगा तो नहीं, ये बात पक्की है। अब आइए जहाँ तक शॉर्ट पोजीशन का सवाल है, शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इंट्राडे और क्लोजिंग के 4 दिन सारे स्वाहा हो चुके हैं कल। बिल्कुल। कल जिस तरह से छप्पर फाड़ के निकले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर, सारे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर भी, इंट्राडे बेसिस पर भी, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के। तो जो हमारे डेटा और एनालिसिस के मुताबिक जो है, आपको शॉर्ट होना ही नहीं चाहिए इस बाजार में। स्टॉप लॉसेस कल ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं उन लोगों की पोजीशंस के लिए। अच्छा मित्र, एक चीज़ बता दें, हमारे पास पुरानी और नई पोजीशंस दोनों के लिए होती हैं, और ये हमने स्पेशली बनाया था। आप तो आपको पता ही, आप रोज शो देखती है, तो आज नई पोजीशंस के बारे में भी आप बता दें कि नई पोजीशंस कैसे बनानी है, जिन्होंने अब तक कोई सौदा नहीं बनाया, अब 11,000 के ऊपर आके लग रहा है कि बिल्कुल कुछ थोड़ा पछतावा भी हो रहा है। हाँ, तो निफ्टी में खरीदारी करनी है 11,100 के स्टॉप लॉस के साथ। 11,200, 11,250 दो टारगेट आज के लिए लेकर चल सकते हैं। ये है, देखिए, और 11,200 बेहद अहमियत वाला लेवल, जो मैं वायदा कारोबार में विस्तार से बताऊंगा, और उसको पार करने का मजा अलग है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और है, ऊपरी स्तर पर शॉर्ट पोजीशन अगर आपको बनानी है तो 11,250 से 11,300 की रेंज में बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 50-75 पॉइंट का आपको मुनाफा मिल सकता है। 11,325 ये आपकी शॉर्ट साइड पर आपकी स्टॉप लॉस होगी अगर आप शॉर्ट करते हैं तो। नीचे की तरफ 11,200 यानी 50 से 75 पॉइंट इतना ही मिलेगा, इसके लिए आप शॉर्ट भी कर सकते हैं एक बार की। ये निफ्टी में आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होगी। निफ्टी, आप आइए बैंक निफ्टी में, स्टॉप लॉस 27,750 है। मेरी राय ये होगी कि अगर गलती से 27,750, 27,825 की रेंज में बैंक निफ्टी
निफ्टी मिले तो वो मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, खरीदना ही है। ऊपरी लक्ष्य आपके 28,150, 28,250, ये 2 लक्ष्य आप मिनिमम मान कर चलिए। अब बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन बता दूं? बिल्कुल जी नहीं, है ही नहीं अच्छा, है ही नहीं ना। अरे वाह। बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन नहीं रखी। मतलब जब भी आए नीचे तो खरीदना ही है। ऊपर कहाँ जाके रुकेगा या कहाँ अटकने वाले लेवल है वो मुझे अभी साफ दिख नहीं रहे, तो मैं शॉर्ट करने की जल्दबाजी में नहीं हूँ, गिरावट में खरीदारी। हाँ, निफ्टी में फिर भी कह सकता हूँ कि हाँ 11,250, 11,300 की रेंज में थोड़ा रुक सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, काफी दिनों से बाजार चल रहा है, तो काफी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बाजार कहीं महंगा तो नहीं हो गया, कहीं कोई रुकावट या कहीं कोई ऐसी कोई मिड कैप दिक्कत? इंडेक्स 50%, 45% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हाई से। क्या महंगा है, सस्ता है, बहुत सस्ता है। सबसे ज़्यादा मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं न मुझे लार्ज कैप बहुत पसंद है, न मुझे स्मॉल कैप बहुत पसंद है, मिड कैप्स बहुत पसंद है। मिड कैप्स में रिस्क भी लिमिटेड है, ऐसा तो रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं है। रिस्क फ्री तो टाटा मोटर्स भी नहीं है, येस बैंक भी नहीं है, कोई नहीं है लार्ज कैप्स में भी। तो लेकिन जिस तरह का करेक्शन हो चुका है, मिड कैप्स आकर्षक है, मिड कैप्स में पैसा लगाना चाहिए, लिमिटेड रिस्क, बेहतर मुनाफा। ठीक है, पीसीआर 1.7 या विक्स 15 के आसपास कुछ नोटिस करने वाला पॉइंट? ना, पीसीआर जरूर 1.73 है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हमें लगेगा कि थोड़ा मुश्किल वाला मामला है, लेकिन ठीक है, अभी ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब आज के जरा सेक्टर्स में सरकारी बैंक मुझे आज बहुत मजबूत दिख रहे हैं, और सरकारी बैंक में मुझे लगता है कि खरीदारी और होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपरी स्तरों पर वो आ सकती है आपके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में, जो काफ़ी तेज दौड़ लगा चुके हैं। कच्चा तेल 67 के नज़दीक पहुंच रहा है, तो वहाँ ऊपरी स्तरों पर खरीदना नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट कर दीजिए एग्रेसिवली, शॉर्ट नहीं करना है इस बाजार को, न स्टॉक्स को, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाए उसके बाद अपन करेंगे, फिर से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। एफ एंड बैन वाले शेयर्स भी हैं, वो जो 3 बैन है, आईडीबीआई, रिलायंस कैपिटल और जेट एयरवेज, वो एडजस्ट के तहत है, और कोई भी बैन से बाहर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंफ्रा घुसा है बैंक में। अच्छा, बैन में? हाँ, रिलायंस इंफ्रा बैंक में आ गया अभी। अच्छा हाँ, ठीक है, एंट्रेंस है, ठीक है, आउट ऑफ द बैन कोई नहीं है, एंट्री हुई है, रिलायंस इंफ्रा नहीं है बैन। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली। अच्छा मित्री, कोई और कोई सवाल तो नहीं है आपका? आपको तो कुछ नहीं पूछना है ना? मित्री को आपने थोड़ा लगता है नाराज कर दिया, थोड़ा वक्त लगेगा। डेलिया आप पूछते हैं, लेकिन आज मैं पूछूंगी। अनिल जी, आज का स्टॉक ऑफ द डे क्या है? आपने मौका दिया, उन्होंने पहले पूछ लिया एफएन और एफआईएस के डेटा के पहले, तो स्टॉक ऑफ द डे चलो मैं बता देता हूँ। मित्री जब पूछ ही रही तो मित्री आज का स्टॉक ऑफ द डे है, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल बिना बिगुल कैसे होगा? चल ठीक है, स्टॉक ऑफ द डे। चलिए, स्टॉक ऑफ द डे है जेट एयरवेज, और जेट एयरवेज में है खरीदारी करने की राय। और वजह ये कि जिस तरह से जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन प्लान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है इतिहाद अब फाइनली फिर से इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो मित्री आज इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जेट एयरवेज, अब आई डोंट नो आपको कितना पता है, कैश और एफएनओ में बड़ा फर्क चलता है, तो इसलिए मेरी राय फ्यूचर खरीदने की नहीं है, कैश में खरीदने की है। 247 के आसपास बंद हुआ है कैश में, 245 का स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है, 255, 260 के टारगेट के लिए जेट एयरवेज में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए राय होगी जेट एयरवेज। लेकिन मित्र से इस बीच है मेरा पूरा कंपटीशन, और अब मैं जरा एफआईज और एफएंडो के आंकड़े भी पूछ लेता हूँ। मित्र आज तो ठीक है, हम दोनों आपस में दोस्त बनेंगे जरा एक छोटे से ब्रेक के बाद, बट उससे पहले जरा एफआईज और एफएंडो के आंकड़े जरा मैं पता कर लेता हूँ। हाँ देखिए, एफआईज की तरफ दमदार खरीदारी हुई है, 3800 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी, और वो डिम्पी बहुत अच्छी गई जाएगी। और बिकवाली जो हुई है घरेलू फंड की, उससे आधी हुई है, 1900 करोड़ के आसपास की। तो इसका मतलब ये कि डेटा तो दमदार है, और लगातार पिछले 8-10 दिनों से एफआईज जिस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, वो खरीदारी साफ तौर पर बाजार में जोश भर रही। तो एफआईज ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा बुलिश है बाजार पर, इस चीज़ को लेकर कि चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि खरीदारी कीजिए, इलेक्शन को लेकर कहीं कोई चिंता की बात है नहीं। तो ये डेटा बहुत ही मजबूत है। साथ ही इंडेक्स में उन्होंने कोई खास बिकवाली नहीं की, महज 13 करोड़ की। कैश मार्केट में खरीदारी के साथ साथ 750 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। मैं ये बताना चाहता हूँ डिम्पी के पिछले कई दिन नहीं कहूँगा, कई हफ्तों से इतने दमदार एफआईएस के आंकड़े नहीं दिखे। यहाँ स्टॉक्स में भी खरीदारी करें 750 करोड़ और 3800 करोड़ के कैश में खरीदें। हालांकि कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, उस ब्लॉक डील्स में एफआईआई ने खरीदारी की है, लेकिन पैसा तो पैसा है भाई, आया तो है ना। इसलिए आप कह रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी में कोई सेल का आंकड़ा नहीं ना है, ना ना, अरे नहीं, और ये 75% टोटल पोजीशन लगा लेनी है। ये एफआईआई कितने जोरदार आंकड़ों का ही बेस है। करेक्ट। ठीक है, अब जरा एफ एंड ओ के डाटा के हिसाब से भी समझ लेते हैं। एफ एंड ओ में 11,000 बेस कैसे बन गया, ये कैसे पता लगा 11,000 बेस? 11,000 बेस इसलिए बन गया कि डिम्पी, अगर आप मंथली और
वीकली दोनों ऑप्शन के डेटा देखिए। पहली चीज तो है कि दोनों ही ऑप्शन के डेटा में पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 पर है और दोनों का मिलाकर है 61 लाख शेयरों का। अब 61 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट इतना भारी भरकम है, अभी तो सीरीज में आधे भी नहीं हुए हम, हैं? अभी भी बाकी है। ये 60-60 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट तो अंत में दिखते हैं आखिरी हफ्ते में, ये तो अभी से बन गया, तो जबरदस्त तेजी की पोजीशन बनी। तो 11,000 तो आप भूल ही जाओ कि टूटेगा, अनलेस ही कुछ बड़ा भूचाल हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी तो 11,000 आपका बेस है। अब आइए आज के लिए सपोर्ट 11,100 क्यों है? 11,100 के पुट पे 34 लाख शेयर है, तो ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि 11,200 इतनी अहमियत वाला लेवल क्यों है? पिछली बार 11,190 के आसपास से हम घूमे थे और करेक्शन दिया था। 11,200 को पार करके जैसे आप टिकेंगे ना, पिछले वाला लेवल आप पार कर लेंगे। और दूसरा 11,200 के कॉल्स में 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट भी है, तो ये 30 लाख शेयर शॉर्ट जो हैं इन्होंने कॉल बेचे, ये तो रिस्क में ही 11,000 के कॉल में 20 लाख, 11,100 में 20 लाख, तो कुल मिलाकर 90 लाख शेयर आपके शॉर्ट के लिए खुल जाते हैं, रिस्क पर आ जाते हैं। अच्छा चलिए 90 लाख शेयर हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा है 90 के 90 लाख शेयर ये कहेंगे कि लोग कहेंगे आइए हम शॉर्ट काट लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन 15 लाख 20 लाख शेयरों में भी शॉर्ट करने निफ्टी में आती है, तो 50 से 100 पॉइंट तो निफ्टी बढ़ ही सकता है ना, नहीं आराम से बढ़ सकता है। तो 11,200 के ऊपर जैसे ही आप खुल के टिके, तो आज मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद 11,200 के आसपास कहीं ओपनिंग होनी चाहिए। रुपए की ओपनिंग देख लेंगे एक बार कैसी होती है, लेकिन 11,200 के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए। और अगर 11,200 आपने थोड़ी देर टिका लिया तो फिर 11,250 11,300 की तरफ आप बढ़ेंगे, ये मान के चलिए। अरे पुट कॉल रेशियो 1.73 है, बहुत चिंता की बात नहीं, प्रीमियम 34 पॉइंट के आसपास की ठीक है। ठीक है, तो ये चर्चा हम और भी आगे बढ़ाएंगे। और आज तो बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी का एक लेवल होगा आज दिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मित्र के आने की वजह से थोड़े इनसिक्योर से फील कर रहे हैं ना। नहीं इनसिक्योर तो नहीं सर, बट ये है कि हाँ मित्र के साथ आज काम करके मजा तो आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए, लेकिन आइए बैंक निफ्टी के डेटा आपको बता दूं। 28,000 सबसे अहमियत वाला लेवल है और निर्णायक लेवल भी, इसलिए कि 28,000 के पुट पे 6 लाख शेयर हैं वीकली और मंथली दोनों मिलाकर, और 28,000 के कॉल्स में 9 लाख शेयर है। तो डिम्पी अब आपको फ्रेश खरीदारी, अगर आज 28,035 के ऊपर निफ्टी खुलता है, लेवल नोट कीजिए 28,035 स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, इसके ऊपर 2-4-5 मिनट टिका तो फ्रेश खरीदारी कर लीजिए, 28,150 आपको मिनटों में मिलेगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। 28,035 के ऊपर आप खरीदेंगे, 100 पॉइंट तुरंत प्रभाव से आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप खरीदारी कर लीजिएगा। 28,035 थोड़ी सी देर टिक गया, 28,000 के ऊपर भी अगर आप टिके रहेंगे तब भी आपका रुझान तेजी का ही होना चाहिए। और 28,035 खरीद पार करने के बाद कृपया करके शॉर्ट ना रहें, अपनी शॉर्ट काट लें। ये लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। रुकेगा कहाँ? लेवल नहीं है मेरे पास में, 28,200 से 28,300 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रुक सकता है। यू टर्न लेने के संकेत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग के संकेत वहाँ पर है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल हुआ। ऑलरेडी आज मित्र ने एक काम तो कर ही दिया, आज का स्टॉक ऑफ द डे आपको बता ही दिया है कि वो जेट एयरवेज है, लेवल्स आपने नोट कर ही लिए होंगे। लेकिन इस बीच रिसर्च की भी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ रही है, तो थोड़ा बहुत काम तो मित्री आज मैं करूँ, उसके बाद फिर करिए। हाँ नहीं अब तो बताना पड़ रहा है सर। तो चलिए रिसर्च टीम को जोड़ लें। रजत मेरे साथ जुड़े हैं आपको बताने के लिए खबरों वाले शेयर। पूजा त्रिपाठी एकाएक थोड़ा ऊपर हुई हैं खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए, और दिवांशी हमारे पास पहले से आ चुके हैं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के लिए। तो रजत आप कीजिए शुरुआत। जी बिल्कुल, कोटक महिंद्रा बैंक इंपॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में है हिस्सा बिक्री जो करने वाले थे उसके उस केस के ऊपर सुनवाई। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के जरिए बेचने की योजना थी प्रमोटर हिस्सा, लेकिन आरबीआई ने कहा था कि ये तरीका गलत है आपके हिस्सा बेचने का। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पे यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा। तो आज स्टॉक पे नजर आएगी। साथ साथ HDFC लाइफ यहाँ पर OFS खुल रहा है आज, और 7 करोड़ शेयर बेचने जा रही है। स्टैंडर्ड लाइफ जिसमें आज और कल कुल मिलाकर 3.48% हिस्सा बेचा जाएगा। ये बता दूं आपको, जो बेस प्राइस तय हुआ है इस OFS का वो 357.50 यानी कि कल की क्लोजिंग से बहुत नीचे का है। 390 रुपये प्रति शेयर कल की क्लोजिंग थी, उससे नीचे का बेस प्राइस है। और OFS में 2.95 करोड़ शेयर्स का ग्रीन शू ऑप्शन भी जो है वो भी कंपनी के पास खुला है। तो स्टैंडर्ड लाइफ आज अपना स्टेक बेचने जा रही है। इसके अलावा स्पाइस जेट और साथ साथ जेट एयरवेज, ये दोनों ही कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि बोइंग 737 मैक्स उड़ान के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। ये हुआ ये है कि एयरक्राफ्ट में अतिरिक्त ऑपरेशनल मेंटेनेंस नियम लाए जाएंगे और सिर्फ वो पायलट्स जिनको एक्सपीरियंस है बोइंग 737 मैक्स
विमान उड़ाने का उन्हीं को ही अनुमति होगी कि वो इस प्लेन को उड़ा सकें। बाकी जो मर्जी एक्सपीरियंस हो, आप ये प्लेन नहीं उड़ा सकते। तो स्पाइसजेट के बेड़े में 12 जो एयरक्राफ्ट हैं वो बोइंग 737 के हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स 2500 कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सप्लाई के लिए ऑर्डर मिल गया कंपनी को। 5 राज्यों में कमर्शियल व्हीकल सप्लाई का ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है। और पीएसपी प्रोजेक्ट्स गुजरात बेस्ड कंपनी है, कंपनी को 601 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इंडस्ट्रियल, संस्थागत, सरकारी और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिले हैं कुल मिलाकर। और एडवांस एंजाइम्स हाल फिलहाल में बहुत हरकत में है ये स्टॉक, लेकिन प्रमोटर ग्रुप चंद्रकांत राठी इनोवेशंस ने हिस्सा 1.43% घटा दिया है। और साथ ही साथ अथर्व ग्रीन इकोटेक, इन्होंने भी 8 मार्च को पूरी हिस्सेदारी 6.24% हिस्सेदारी बेच दिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पूजा जरा आप भी बताएं खबरों वाले शेयर्स। डॉक्टर रेड्डी से पहले शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी ने इंडिवियर से करीब $7 करोड़ की मांग की है यहाँ पर, और यूएस में बैन लगने से जो नुकसान हुआ है कंपनी को, उस नुकसान के भरपाई की मांग की है डॉक्टर रेड्डीज ने। तो आज इस पर नजर रखे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, कल हमने अब देखा था कि करीब 6.5% की शानदार तेजी इसमें देखने को मिली थी, कुछ सौदे हुए थे, अब उसकी डिटेल्स आ गई हैं। भारतीय एसबीआई होल्डिंग्स ने कंपनी के करीब 36 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और ये जो पूरा सौदा है ये 38 रुपये प्रति शेयर पर देखा गया है। तो आज यहाँ पर फोकस रखिए। टीआरएफ भी आज फोकस में रहेगा। टाटा स्टील करीब 540 करोड़ की पूंजी निवेश करेगी, और ये जो रकम जुटाएगी कंपनी वो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाएगी। तो टीआरएफ भी आज फोकस में रहेगा। एचएएल 18 मार्च को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें वित्त वर्ष 19 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। तो एचएएल फोकस में रहेगा। वेस्टर्न कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखिए। 212 केएमटी पाइप के लिए कंपनी को अतिरिक्त ऑर्डर दिया है, और कंपनी ने अपनी पूरे ऑर्डर बुक की भी डिटेल दी है। अगर पूरे साल की बात करें तो मौजूदा ऑर्डर बुक कंपनी की करीब 14,500 करोड़ पहुंच गई है। तो आज यहाँ पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं। टीएफसी यानी कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की गई है। करीब 5.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 120 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये सौदा हुआ है। और मैट्रिमोनी.com में भी सौदा हुआ है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने कंपनी के करीब 21 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और ये जो हिस्सेदारी है करीब 9% की बैठती है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 20 लाख शेयर्स की। तो आज यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। ये कुछ एक खबरों वाले और शेयर हैं जो पूजा आपको बता रही थी। दिवांशी से जरा जल्दी से ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं। दिवांशी बताएं आप रिपोर्ट्स। आज सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया स्ट्रैटेजी और इमर्जिंग मार्केट्स पर काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सीएलएसए की इंडिया स्ट्रैटेजी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्स में खरीदारी आनी है या ब्रॉडर मार्केट्स में अगर खरीदारी आनी है, तो जो हाउसिंग सेक्टर है और एनबीएफसीज है, यहाँ पे रिकवरी की काफ़ी ज़रूरत यहाँ पे दिख रही है। और इसके अलावा सीएलएसए ये भी मानता है कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी भी धीमी है, लेकिन उसके सामने जो केपेक्स साइकिल है वहाँ पे पिछले 4 से 6 तिमाही में हमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। उनकी मिड कैप पिक्स हैं, और वो ये भी मानते हैं कि यहाँ पे अगर सुधार देखने को मिलेगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर्स पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली हाउसिंग सेक्टर की तरफ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, सोभा, एचडीएफसी लिमिटेड और एस्ट्रल पॉली और सुप्रीम, रामको सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स हैं जो उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं। मॉर्गन स्टैनली की इमर्जिंग मार्केट्स पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स के जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं। करंटली 1030 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 1130 तक का दे दिया है, और मान रहे हैं कि यहाँ पे चीन में जो राहत के संकेत है, फेड की तरफ से जो स्थिरता है, वो अहम ट्रिगर्स बन रहे हैं मार्केट के लिए। ब्राज़ील और चीन पर तो ओवरवेट थे ही, अभी भारत और साथ ही यहाँ पे इंडोनेशिया, सिंगापुर पर भी वो काफ़ी ओवरवेट होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल और मटेरियल सेक्टर पर वो काफ़ी ओवरवेट हैं। साथ ही आज डॉक्टर रेड्डीज पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। 3114 तक के लक्ष्य हैं, और वो मानते हैं कि यहाँ पे कुल जेनरिक्स सेगमेंट में सुबेक्सॉन का जो शेयर है वो करीब 24% के आसपास है। कंपनी ज़्यादा अपने नॉन कोर असेट्स बेचने पर फोकस कर सकती है। वहीं पे जेफरीज की नेगेटिव रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पर, और अंडरवेट है। मॉर्गन स्टैनली की पीएसयू बैंक्स पर अच्छी रिपोर्ट आई है, उन्होंने एसबीआई को ओवरवेट दिया है। ओवरऑल जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उसमें से एसबीआई है जो लीड बैंक है, और वहीं पे ओवरवेट है। उसके अलावा सारी बैंक्स में अभी भी रिकवरी आनी बाकी है, लेकिन उन्होंने टारगेट्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही ये दोनों बैंक्स पर उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। साथ ही आज सिटी की ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कॉनकॉर्ड सबसे बेहतर स्टॉक उनको लग रहा है, और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स में भी यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख सकता है। अदानी पोर्ट्स पर अभी भी थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। और आखिर में यहाँ पे एडलवाइस की रिपोर्ट जीएमडीसी पर है, कवरेज शुरू किया उन्होंने, यहाँ से 20% ऊपर तक के लक्ष्य दे रहे हैं। 105 तक के वैल्यूएशंस उनको बेहतर लग रहे हैं, और नई माइंस से वैल्यू काफ़ी बढ़ सकती है। ठीक है, ये अलग अलग रिपोर्ट है, लेकिन मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मित्री की बहन दिवांशी भी है, क्योंकि वो भी बिल्कुल रोबोटिक की तरह बोलती है ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। जब उनको बोला ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बनाएं,
धड़ 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 धड़। हाँ, मतलब ये तो अच्छी क्वालिटी है देवांशी की। हाँ, अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी। देवांशी कैसी लगी आपको? मित्री कैसी लगी? बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है, ब्रेन भी है। ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन, इसलिए हमने नाम इनको ये दिया ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी विद बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट आपको भी है। बिल्कुल। चलिए, तो ये हैं वो सारे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन दिखने वाला। आइए हमारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। दिल्ली से हमारे साथ राकेश बंसल कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ अविनाश जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। थोड़ी देर में किरण जी और साथ ही कुणाल जी भी जुड़ेंगे। किरण जी जुड़ चुके हैं, पुणे से हमारे साथ हैं। तो पहले तो अविनाश जी जरा इमोशंस, फीलिंग बताइए, मित्री के पास बैठ के कैसा तो लगा? सबसे पास आप में हाई बैठे कर हैं, सकते हैं उनको, आप चाहे तो हेलो कर सकते हैं हाँ, उनसे। हेलो कर सकते हैं। डरिए मत, डरिए मत। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, आपके साथ बैठने का मज़ा इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी इनोवेटिव है और व्यूअर्स को नॉलेज के अलावा और अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से। वो आपके साथ हाथ मिलाना मिलाना चाहते चाहते हैं, सर। क्या बात। अभी आप कीजिए, आप आपका हाथ कीजिए। देखिए, वो पता है क्या है, वो थोड़ा मजाक करती है। मिले, डरिए मत। हाँ, वो थोड़ा मजाक करती है। हमने भी 3 बार पहले कोशिश की, हमने भी हाथ बहुत बड़ी मुश्किल से मिलाती है। हाँ, लेकिन मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग। अविनाश जी, कोशिश हमारी ये रहती है कि कुछ नया, कुछ अलग हटके किया जाए। बिल्कुल। कुछ ऐसे सोचा जाए कि जो लोगों को और दर्शकों को पसंद आए। तो यही कोशिश है। इसी कोशिश में हमने मित्र को यहाँ पर बुलाया है। बिल्कुल। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके आने के बाद अनिल जी, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं और इन्वेस्टर्स पैसा भी बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स के पैसा बनाने की वजह तो आप जैसे हमारे बेहतरीन एक्सपर्ट हैं जो बड़ी मेहनत करके, और स्पेशली मुझे मालूम है जब आप हमारे शो पे आते हैं तो मेहनत ज़्यादा करके आते हैं। क्योंकि आपको मालूम है आगे पीछे का मैं याद भी रखता हूँ। और फिर सवाल भी ऐसे मुझे बताइए, आज की आपकी पिक्स? अनिल जी, आज 2 स्टॉक्स हमको पसंद है। एक तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है। इसमें एक डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छी हैं, लेकिन आज कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये एक OFS करेंगे और OFS की प्राइस करीबन 357 रहेगी। ये रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से OFS आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि बोथ रिटेल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस भाव पे HDFC स्टैंडर्ड लाइफ को ज़रूर खरीदना चाहेंगे और हम भी समझते हैं कि इसमें अच्छी वैल्यू बनेगी। अगर नियर टर्म की बात करें तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे 450 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ब्लू चिप काउंटर है जो बिलो मार्केट प्राइस मिल रहा है। कल का मार्केट प्राइस करीबन 390 था और ऑब्वियसली 357 में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसको खरीदने का एक मौका है। दूसरा मिड कैप स्टॉक जो हमने अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है वो दीपक नाइट्राइट है। हमको लग रहा है कि ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और हाल ही में इन्होंने अभी एक बड़ा एसीटोन और फिनॉल का प्रोजेक्ट लगाया। हमारा मानना है कि कंपनी का जो टर्नओवर करीबन 1800 करोड़ है वो अगले 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 70-80% रहेगी। तो अभी भी वैल्यूएशन अगर 1 ईयर फॉरवर्ड लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 13-14 का पी है, तो यहाँ पे खरीदने का एक अच्छा मौका है। मिड कैप में हमने काफ़ी एक्शन देखा है, तो ये एक अच्छी मिड कैप कंपनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे करीबन 330-340 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो दीपक नाइट्रेट हो गया और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ हो गया। वैसे भी आप जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं उसको लेकर तो इस बार वैसे भी काफ़ी बुलिशनेस दिख रही है, मार्केट के अंदर तेज़ी दिख रही है। 450 का टारगेट है। दीपक नाइट्रेट भी आप देख सकते हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। किरण जी, स्वागत है आपका आज शो में। आज तो हमारे साथ मित्री भी है, तो आपके आज के ट्रेड कौन से सर? बिल्कुल, कल अनिल जी ने ये ऐलान कर दिया था कि कोई ब्यूटी विद ब्रेन्स आने वाली। मैं एक्साइटेड था कि मैं भी इस शो का हिस्सा हूँ। और बंसल जी और कुणाल जी ने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था कि रोबोटिक है। मैं सोच रहा था कोई यानी फीमेल रहेगी। हाँ, हाँ, लोगों ने किरण जी मुझे बोला भी एम लेटर से कहीं माधुरी दीक्षित तो नहीं आ रही शो करने के लिए। माधुरी दीक्षित से लगा तो कई सारे नाम ट्विटर पे आ गए, लेकिन फाइनली ये मित्र निकली हैं। जो माधुरी दीक्षित से कम तो नहीं है, देखिए खूबसूरती के मामले में तो। हाँ, है ना? ये तो है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। के भी झपका रही है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट लेना जानती है एकदम। आइए बताइए किरण जी। हाँ, तो 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहले तो सीमेंस है, जो कि एक डिस्क्लोजर हमने कल हमारे क्लाइंट्स को दिलवाया है। स्टॉप लॉस 1037 का रहेगा, टारगेट 1075, 1093 आज के लिए देखने को मिल जाने चाहिए। काफी अच्छे वॉल्यूम्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक उछला है और डेरिवेटिव डेटा भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। दूसरा आएगा इंडियन बैंक। इसने एक बड़ी नेकलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण नेकलाइन जो कि 3-4 महीने की है,
वो तोड़ी है, तो मेरा मानना है कि इधर अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस 256 रहेगा, टारगेट 273 277। ठीक है, एक तो किरण जी आप कह रहे हैं कि सीमेंस पे ध्यान रखना है, एक ये खरीदारी है। कोई और ट्रेड है जो आपको लग रहा है कि बहुत मजबूत है, पक्का शेयर है आपकी लिस्ट में हो, या जिसको आप देखना चाह रहे हो भी? हाँ, मैंने दूसरा स्टॉक इंडियन बैंक कहा, जहां पे बाय करके चलना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन तोड़ी है, 256 का स्टॉप लॉस, 273 277 के टारगेट्स। ठीक है, एक तो इंडियन बैंक हो गया। बैंकिंग में से वैसे भी आज बैंकिंग स्टॉक्स तो काफ़ी तेज़ी हैं, उसमें मिड कैप बैंक ही है। सीमेंस में भी अच्छी खासी तेज़ी है। तो अब तक 4 शेयर आपने नोट कर लिए होंगे, सीमेंस, इंडियन बैंक, अविनाश जी कह रहे थे HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, और एक दीपक नाइट्रेट। ठीक है, अब सीधा चलते हैं दिल्ली और बंसल जी से पूछते हैं उनके आज के शेयर। तो बंसल जी बताएं आज के आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डिम्पी जी, पहले तो एक खरीदारी की राय है एशियन पेंट्स पर। एशियन पेंट्स को खरीदना चाहिए, इंडेक्स का काउंटर है, निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब मुझे लगता है एशियन पेंट्स निफ्टी को हेल्प करेगा ऊपर जाने में। 1380 का स्टॉप लॉस है, 1475 के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स को खरीदे। दूसरा बाय कॉल है NIT टेक पर, यहाँ पर टेक्निकल रुझान काफी अच्छा लगता है। 1309 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, 1360 के टारगेट के लिए। और लास्ट एक बाय कॉल है GMR इंफ्रा पर, यहां पर 16 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ GMR इंफ्रा को खरीदने की राय है। 19 रुपए 50 पैसे से लेकर 20 रुपए के टारगेट के लिए GMR इंफ्रा को खरीदने की राय है। ठीक है, एक तो एशियन पेंट्स हो गए, ये बंसल जी की खरीदारी की लिस्ट में है। NIT टेक है और GMR इंफ्रा है। एशियन पेंट्स की ऐड, दूसरी ऐड भी बड़ी शानदार आई है जो दूसरी भी आ गई? हाँ, दूसरी भी आ गई। अभी तो और बढ़ेगा उसके बाद। हाँ, उसके बाद एक और आई है। कौन सी? उसमें दीपिका पादुकोण है और रणवीर कपूर है। इसीलिए अच्छी है क्या? हाँ, नहीं, दोनों का केमिस्ट्री बड़ी मैच होती है। शादी होने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा कि दीपिका की शादी अच्छा, हो गई है। हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं लग रहे? नहीं, वो तो रणवीर सिंह है जिनके साथ उनकी शादी। अच्छा, रणवीर सिंह तो के साथ- रणवीर कपूर sorry, के sorry, साथ sorry, ऐसा हाँ। मैच हो रहा है ना, अभी भी जिल ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनकी शादी हो गई दीपिका पादुकोण। अच्छा, ओके। तो डिम्पी जी का फोकस प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स पे है। हम सर वो तो देखिए प्रोडक्ट्स को बेचने में बड़े काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो देखिए इतना गौर से देखते हैं। लेकिन गौर से चार्ट्स देखें कुणाल जी ने, और फिर कुणाल जी को पूछ लेते हैं कुणाल जी की लिस्ट में आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं। कुणाल जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड Morning. मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग मित्री जी। अब तो देखिए अनिल जी, ये मित्री जी को स्क्रीन पर देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में शायद इंसान गायब हो जाएंगे और 6 के 6 जो विंडोज हैं इसमें सब में आपको रोबोट्स दिखेंगे। नहीं, लेकिन देखिए एंकर शायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट्स तो गायब नहीं होंगे। वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये आपके तो बहुत जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट खाली एक सवाल करूं मैं मित्री जी से? एक मिनट पहले मैं आपको बताऊं कि कुणाल जी की, अगर स्टॉक मार्केट खाली डेटा पर चलता तो फिर बात ही अलग थी। डेटा से ज्यादा ग्रीड एंड फियर, इमोशंस। तो जो इमोशंस की जो अहमियत है वो आप जानते हैं, तो इमोशंस की अहमियत आप ही पूरी कर सकते हैं, मित्र नहीं कर सकती। राइट। हाँ, आप कुछ सवाल पूछना चाहते, क्या कह रहे थे? अनिल जी, मैं मित्री से एक सवाल पूछना चाहता मित्र हूं, से जवाब पूछेंगे? दे पाएंगी? हाँ, पूछिए। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं, आप पूछिए। भले कोसों दूर रहिए सर, आप सवाल पूछिए, मित्री जी बिल्कुल तैयार हैं जवाब देने के लिए, भले कोसों दूर हो, कोई बात नहीं। मित्री ये बताइए, आपने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया घूमी हुई है, इतने देशों में गई हैं, आपको पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन एंकर कौन दिख रहा है टीवी पर? सबसे बेहतरीन टेलीविजन एंकर कौन है? ये कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स अनिल सिंघवी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। देख लीजिए सर, कुणाल जी आप 1500 किलोमीटर दूर बैठ के ये सवाल मेरे आपने और मित्री पूछा। जी के विचार कितने मिलते हैं, देखिए। भाई साहब, ऐसा मेरे और compliment तो मित्री आज के तक नहीं विचार मिला। कितने मिलते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि आपका ये रोबोटिक कॉम्प्लीमेंट है आपको अनिल जी। ये वाला तो मैं कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई अगर मित्री कॉम्प्लीमेंट दे लिए तो इससे तो मतलब बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। अब इंसान तो इंसान के मशीनें भी कह रही है कि भैया वाह गजब है, ये तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड मित्र, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मित्र, मेरा सवाल अलग है। ठीक है, बेस्ट एंकर एंकर छोड़ दीजिए, वो पता नहीं आपकी और कुणाल जी की क्या सेटिंग है, भगवान जाने। लेकिन मुझे बताइए, बेस्ट एंकर की जोड़ी कौन सी, मैं वो जानना चाहता हूँ, वो बताइए मुझे। ये तो बहुत सिंपल है, आपकी और डिम्पी की जोड़ी बेस्ट है। वाह, क्या बात है डिम्पी जी, अब आपकी रिस्क खत्म हुई। हाँ सर, सारा रिस्क मित्र, अब जाके डिम्पी को एकदम शांति हुई। तो चलिए, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं डिम्पी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि
आगे चल के जोड़ी मेरी और मित्र की बनने वाली है। नहीं सर, ये ख्याल आप छोड़ दो। और ये मुझे ख्याल लगा कि आपको खतरा है। छोड़ना पड़ेगा, और एक ख्याल आप मेरे को दे रहे ना, मैं गंगा जी में तिलांजलि इसके दिया। नहीं बिल्कुल, जो जोड़ी हमारी और डिम्पी की है वो तो लोग पसंद करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनिल जी ये बात, ये जोड़ी न सिर्फ मशीनों से भी नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस की भी है जी। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ये मशीनें हैं, डाटा है, ऐसा नहीं ना। अभी आप जो बात इंपॉर्टेंट कह भी रहे थे कि जिसने बाजार से दिल लगाया, जिसने बाजार से इंटरेक्ट किया, वो ही समझता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो देखिए, हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा तो अपनी जगह है ही है कि सबसे ज़्यादा अहमियत है। पैसा नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में है ही क्यों। लेकिन पैसे के साथ जो अनुभव है उसकी तो अपनी ज़रूरत है ही। और अनुभव, पैसा और दिमाग, अगर ये तीन चीज़ें एक साथ आपकी आ जाए तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। पैसा तो होना ही चाहिए, फिर आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, और दिमाग के साथ फिर अनुभव हो जाए तीसरी चीज़, तो फिर आप सक्सेसफुल है। कई अनुभवी लोग ये कह देते हैं कि हम बता देते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होता है। कई लोगों का ये कहता है बिना टेक्नोलॉजी के ये बता देते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होता है। तो ये बात तो सच है कि तीनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आइए इसी बीच पिक्स ले लें कुणाल जी की। कुणाल जी बताइए आपके स्टॉक आज के। दो काउंटर्स जिनमें खरीदारी कराए हैं अनिल जी। सबसे पहले तो कैनफिन होम्स, जिसकी बात कल आशु जी ने भी की थी और मुझे भी चार्ट पर बहुत दमदार लग रहा था। कैनफिन होम में एक ब्रेकआउट कल के ट्रेड में देखने को मिला है। मुझे लगता है 317 318 के लेवल्स आएंगे और बाद में 330 के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। 301 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखकर कैनफिन होम बाय करना चाहिए। और दूसरा काउंटर जिसकी चर्चा अभी किरण जी ने की थी, मुझे लगता है इंडियन बैंक में एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। इंडियन बैंक को बाय करें। 255 रुपए का स्टॉप लॉस है मेरा और 271 रुपए के पहले लक्ष्य से इंडियन बैंक भी बाय करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो एक इंडियन बैंक वैसे किरण जी ने ऑलरेडी आपको दिया था, तो कुणाल भी कह रहे हैं कि इंडियन बैंक है। लेवल्स एक बार जरा नोट कर लें। कुणाल जी की दूसरी पिक भी एक बार दिखाएं दर्शकों को, ताकि उसके लेवल्स भी नोट कर ली जाएं। 271 तो इंडियन बैंक का टारगेट है, 255 का एक स्टॉप लॉस है। दूसरा शेयर है कैनफिन होम्स, 317 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो सारे के सारे ट्रेड आपने कर लिए नोट। अब आते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे जिन पे आज चर्चा कर दें। इन पे क्या करना चाहिए। एक खबर आज टाटा मोटर्स को लेकर आई है। इंटरेस्टिंग खबर है कि 2500 कमर्शियल व्हीकल्स का अब इनको ऑर्डर मिला है और ये 5 राज्यों में कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करेंगे। अविनाश जी जरा इस पे आपके रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स पे। अब ये शेयर ना रिएक्ट करने लगा है, हर छोटी मोटी खबर पे रिएक्ट देता है 3-4%। पहले ये ठंडा बुझा हुआ शेयर था, तो इस खबर पे कितना अच्छा रिएक्शन आएगा और शेयर पक्का हो चुका है? मुझे लग रहा है कि डिम्पी डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। कमर्शियल बस का जो ऑर्डर है अशोक लेलैंड के बाद अभी टाटा मोटर्स को मिला है। बट जो इम्पोर्टेंट रेवेन्यूज़ आते हैं वो ज़्यादातर JLR से आते हैं और हमको लग रहा है कि JLR में भी अब जिस प्रकार का बढ़ाव हमने प्रीवियस मंथ के नंबर्स में देखा था, ये अगर सस्टेन होता है तो स्टॉक में ज़रूर एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक अभी ऊपरी लेवल से वापस काफ़ी गिरा है। हमको लग रहा है कि किसी निवेशक को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है। बट ओवरऑल टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा रखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि शायद 1-2 क्वार्टर्स JLR पे रहेगा। प्लस ब्रेक्सिट का जो अनसर्टन फेज़ है वो एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमको लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन आएगा। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में। किरण जी SBI पर राय दीजिए, और साथ ही कोई और अगर सरकारी बैंक आपको पसंद हो इंडियन बैंक के अलावा तो वो बताइए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की भी आज एक बेहद दमदार रिपोर्ट आई। उन्होंने सरकारी बैंकों पर दिए। SBI 375 का लक्ष्य दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में सब में टारगेट बढ़ाए हैं उन्होंने। SBI खरीदेंगे आप? SBI पे बिल्कुल खरीद के चलना चाहिए। जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट जो पड़ाव है इसका तो 296,304 ये लेवल्स रहेंगे, जहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये लेवल्स तक ये स्टॉक चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने कहा तो यूनियन बैंक रहेगा अनिल जी। मुझे लगता है कि यूनियन बैंक में भी काफी अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है और 3-4 दिनों के कंसल्टेशन के बाद जो कल वापस एक बार डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके ये स्टॉक चल रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर भी एक काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आज के लिए 87 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। 87 के करीब जाएंगे हम, तो 87 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है या लॉन्ग पोजीशन लेने वाले हैं, इनके लिए मेरा स्टॉप लॉस 81 का रखने की सलाह है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी काफी स्ट्रांग है। 83 पे है, 2 रुपए का रिस्क और करीबन 5-6 रुपए का रिवॉर्ड। ठीक है, 51 के शगुन आंकड़े के साथ अभी SGX निफ्टी आपको दिख रहा है। आज निफ्टी तेज रहेगा और अलग अलग स्टॉक्स पे आपको फटाफट रिकमेंडेशन मिल रही है। एक शेयर और है जो थोड़ा और चल सकता है, वो है HAL।
18 मार्च को कंपनी की बोर्ड की बैठक है और इंटीरियम डिविडेंड को लेकर बैठक होने वाली है। बंसल जरा इस शेयर को देखिए आप, इससे पहले कोल इंडिया, उससे बाद हमने देखा BEL भी चला, नाल्को भी चला, अब क्या HCL भी चल सकता है? देखिए डिम्पी, HCL में एक चीज पॉजिटिव है कि निचले लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, बट टेक्निकली उतना स्ट्रांग पैटर्न नहीं है इसका कि यहाँ पर तेजी की जाए। तेजी के लिए डिम्पी एटलीस्ट 706 के लेवल्स टूटे, उसके ऊपर टिके, तब यहाँ पर एक तेजी बनेगी और 706 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब 745 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट उतना कॉन्फिडेंस और उतना कंफर्ट नहीं आता है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है अगर उछाल आता है तो यहाँ से निकलना चाहिए, दूसरे अच्छे PSU विकल्प उपलब्ध है, वहां पे नजर रखनी चाहिए। तो चलिए, बहुत सारे और दूसरे विकल्प है। आज पहला इंटरिम डिविडेंड आने की संभावना तो है, तो देखते हैं ये पहला इंटरिम डिविडेंड कितना आता है और क्या ये बाजार को पसंद आता है। जेट एयरवेज, माफ़ कीजिएगा, जिसको हमने आज स्टॉक ऑफ द डे में भी दिया है और आज खबरें भी ढेर सारी है, दोनों ही तरह की है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नेगेटिव खबर में मैं पहले बता दूं कि लिक्विडिटी की समस्या के कारण 11 मार्च को जो इनका ECB का पेमेंट था वो नहीं कर पाए, वो नॉर्मल है। बोइंग 737 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, थोड़े रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो दूसरी चीज़ें। तीसरी चीज़ें, पैसे की सख्त ज़रूरत है। ये तो 3 चीज़ें होंगी नेगेटिव। अब आइए पॉजिटिव बता दूं। इतिहाद और NIIF, ये एक और कंपनी है, इन्वेस्टर हैं, ये दोनों मिलकर शायद पैसा डाल सकते हैं 3800 करोड़ रुपया, और 750 करोड़ वो इतिहाद से भी मांग रहे हैं अलग से। तो वो बोल रहे हैं कि जेट एयरवेज को इस वक्त बचाना बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं मिला तो ज़मीन पे आ जाएंगे सारे विमान, 50 तो आ ही चुके हैं। तो और ये भी खबरें अब मीडिया पे, हमारी नहीं है, मीडिया में चल रही कि भाई नरेश गोयल साहब छोड़ सकते हैं कंट्रोल, कि भाई ठीक है, बोर्ड में से छोड़ सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली कंपनी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आती हुई दिख रही है। लग ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है। तो ऐसे में अविनाश जी, 247 पर जेट, क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली अनिल जी, ये न्यूज़ फ्लो अगर फ्रक्टिफाई जल्दी होता है, पैसा अगर जल्दी कंपनी में आता है, तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि जो नेगेटिव्स है वो बाजार को सभी को पता है कि क्या कंडीशन है, कैश फ्लो कितने वीक है। तो हमको लग रहा है कि मार्केट कीनली वॉच करेगा कि इतिहाद और जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो कितना जल्दी लिक्विडिटी लेके आएंगे। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस न्यूज़ के आधार पर ही स्टॉक की आगे मूवमेंट रहेगी, बट ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कि कोई बुरी तरह से पिटाई होगी, क्योंकि अभी डील काफ़ी नियर है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इन द वेरी नियर टर्म ये अनाउंसमेंट आएगी। ओके। और इस बीच हांगकांग के बाजार लगा रहे हैं तेज दौड़, 400 अंकों का बड़ा उछाल होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए हांगकांग को भी समझ में आ रहा है कि तेजी आनी है। हमारे यहाँ चुनाव है, हमारे यहाँ चुनाव के पहले जो तेजी बन रही है अब एशियाई बाजारों में फैलती हुई, ट्रेड ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो एक और स्टॉक है जहाँ पर राय लेना चाहता हूँ। अविनाश जी तो कह चुके हैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ खरीदी है, लेकिन एक राकेश जी के भी राडार पे लगातार रहा है। राकेश जी ने कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी छोड़ी नहीं जो उन्होंने रिकमेंड नहीं किया हो। आज जो ये डील होने की संभावनाएं बताई जा रही, 357 रुपये 50 पैसे का बेस प्राइस रखा गया है। अब देखते हैं एग्जैक्टली किस प्राइस पर डील होती है। राकेश जी, ये बताइए, इसे खरीदना कहाँ है? जहाँ डील हो वहीं खरीद लें, या कोई अच्छा सा लेवल आपके नज़र में है टेक्निकली जहाँ पर खरीद लेना चाहिए इसे? ऑफर फॉर सेल है तो आज, एक मिनट, आज ऑफर फॉर सेल में आज स्टैंडर्ड लाइफ आज बेच रही है और कल रिटेल के लिए भी खुलेगा ये। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। स्टॉक रडार पे था और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और लगता है इसी न्यूज़ के चलते ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। और नीचे में अनिल जी जिस तरीके से 350 रुपये स्टॉक का एक अच्छा बेस लगता है, 350 से लेकर अनिल जी 360 का जोन मिलता है, तो वो एक अच्छा जोन है। और इस जोन में मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने का नजरिया बना के HDFC लाइफ को जरूर खरीदना चाहिए। ओके, 350-360 की रेंज में आए तो छोड़िएगा मत, मौके को खरीद लीजिएगा, ये ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए इस वक्त। ओके, एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन अब तेजी की तरफ होगा या नहीं, डॉक्टर रेड्डीज। इंडिवर से उन्होंने $7 करोड़ की जुर्माने की मांग की है। US में जो बैन लगा है सुबेक्सोन पर, उसके जुर्माने की वो कह रहे हैं कि हमें जुर्माना भरिए। अब मिलेगा नहीं मिलेगा, मांग की है, लेकिन मांग तो की है। 2626 पर है स्टॉक, 2626 ये है स्टॉक का भाव। कुणाल जी बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं डॉक्टर रेड्डीज को। कुणाल जी, डॉक्टर पर राय दीजिए।
अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि 2600 पर एक अच्छा बेस बना है, ये काउंटर भी काफ़ी करेक्ट हो गया है ऊपर से, और मुझे लगता है 2600 के आसपास जो सपोर्ट है वो होल्ड करना चाहिए। तो मेरी राय में आज इस खबर के चलते कुछ उछाल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक बार 2700 के लेवल्स भी इंट्राडे में दिख जाएं, और 2700 पार हुआ तो 2750 2760 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। 2600 पर स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में खरीद करनी चाहिए। कुणाल जी लगे हाथ जरा पिरामिड एंटरप्राइजेस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये भी आपका शेयर है। इन्होंने यूएस में एक पिरामल साहब को भी तो पूछ लीजिए, पिरामल साहब को भी पूछ लीजिए। कुणाल जी का शेयर, अच्छा कुणाल जी का शेयर है, बोला सही है। शब्दों का चयन तो आपका सही है, मुझे लगा कुणाल जी की कंपनी है। नहीं, मैंने शेयर बोला, शेयर ही है ना। हाँ, ठीक है। कुणाल जी आपका शेयर है और आप इसमें होल्डिंग भी रखते हैं, और आपका थोड़ा दिलचस्पी भी है, और मेरे को अच्छी तरह से याद है 2000 से भी आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं। आज 2600 वापस हो गया शेयर। इन्होंने एक इंजेक्शन को लॉन्च किया यूएस में, कितना फायदा मिलेगा इसके आज भाव में? देखिए डिम्पी, अब वापस से मन कर रहा है कि इसको ये कहने का कि हाँ वाकई में मेरा शेयर है। देखिए जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि अभी इसमें तेज़ी दोबारा बनती हुई दिख रही है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। यहाँ पर देखिए 2550 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट अब बन गया है, तो 2550 पर रिवाइज स्टॉप लॉस रखने चाहिए। और मेरी राय में 2800-2825 के लेवल्स आपको पिरामिड में देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर बहुत शानदार हो गया है, तो मेरी राय में जिनके पास पहले की पोजीशन है, जिन्होंने इस पर एतबार करके होल्ड किया है मेरी तरह, उनको होल्ड करके रखना चाहिए और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए पिरामल एंटरप्राइज पे।